ये हाँ। सीक्वेंस उल्टा कैसे कर दिया आपने? चलिए। चलिए। मैं बीच में, अगर आप इजाजत दें, to go with your permission. सर प्लीज गो ये सर। कर्नल अरे साहब की आपको मैं रोक बात कौन सुन सकता रहा, है? थैंक यू, कर्नल साहब की बात सुन रहा था कि अगले साल दिसंबर में ताइवान पर हमला करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना टिंग टोंग ने कि मैं अगले साल हमला करने वाला हूं। कौन टेलीग्राफ करता अपनी इंटेंशन को? अमेरिकन रिपोर्ट आ गई तो हमने मान लिया उसको। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था भारत की डेड इकोनॉमी है, मान लिया हमने उसको। कम ऑन सर, लेट्स गेट रियल कर्नल साहब, यू आर आउटस्टैंडिंग सोल्जर। अब मैं आपको बताता हूं सर, 3 देशों ने अभी तक, एक मिसाइल है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, उसको ब्रह्मोस कहते हैं, नाम सुना हुआ आपने उसका? कौन से 3 देशों ने अभी तक खरीदी है सर? फिलीपींस। ओहो, फिलीपींस का दुश्मन तो नाइजीरिया है, सॉरी मैं भूल गया था। इंडोनेशिया ने ऑर्डर प्लेस किया। ओहो, वो तो साउथ अफ्रीका को ठोकना चाहता है। वियतनाम ने खरीद लिया। ओह, वियतनाम तो कनाडा से लड़ेगा। किसके लिए खरीदी है ये सब सर? 17 देश मांग रहे हैं हमसे, क्यों सर? दुश्मन कौन है उनका? When you buy a weapon, it's for your enemy, for your perception threat कहां पे? और फाइनली ताइवान को लेना अभी तक क्यों नहीं लिया? डर था अभी तक? इतनी ताकत नहीं थी सर। इट्स अ प्रिटेंड गेम। कितने 3 महीने पहले तक तो उसके जहाज उड़ते थे ताइवान के, जब चाइना वहां उसकी एयर स्पेस वायलेट करता था। 3 महीने से कुछ नहीं हुआ है, क्यों सर? दोस्ती हो गई है सर। आई बीन 53 ईयर्स, 53 साल हो गए डिप्लोमेसी में। मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं चैट जीपीटी नहीं देखता हूं सर। आई लुक एट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि चाइना के पास ताकत नहीं, हाँ खतरा है, हम सतर्क हैं, बट ही डज नॉट हैव द पावर टू टेक ऑन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया एक टाइम पे। नहीं ले सकता। अमेरिका के पास भी वो ताकत नहीं। आई रेस्ट माई केस टू से वी आर अलर्ट, बट वी आर नॉट इन पैनिक मोड सर, इतना ही कहना चाहता। ऑल राइट, मिस्टर गोयल मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, जैसे सीक्वेंस कि सही हो गया आप। चलिए। जी। जी। ठीक है गोयल साहब, हाँ। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि भारत की कम्युनिकेशन चाइना के साथ पिछले कुछ सालों में थोड़े से चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन के लिहाज से भी, रशिया के इंटरवेंशन के बाद भी थोड़ा सा बातचीत का जो पहल शुरू हुई है, थोड़ी नरमी आती दिख रही है। लेकिन चाइना की आदत हमें पता है पीठ में छुरा घोंपने की। तो आपको लगता है कि जो कम्युनिकेशन, जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है, इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्या इनिशिएट भारत को करना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दुश्मनी हमेशा निभाई जाए, लेकिन चाइना से जब भी हमने दोस्ती की है हमें नुकसान हुआ है सर। देखिए, मैंने पहले वाले एपिसोड में कहा था कि जो हमको करना क्या चाहिए, ये मैं सेकंड एपिसोड में बताऊंगा, तो मैं अब शुरू करता हूँ ये। देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि बातचीत के रुख में थोड़ी नरमी आई है। ये नरमी गर्मी, कभी कठोर, कभी नरम, ये सब चलता रहेगा। दीज आर ऑल डिप्लोमेटिक गेम्स। तो उसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए कि नरमी आ गई है। ये नरमी आई है, जैसा कि आपने कहा, कल कुछ हो जाएगा, गलवान हुआ, वो दोबारा हार्ड हो जाएंगे वो ये। या कल अगर उनको कुछ चाहिएगा तो शी जिनपिंग आ जाएंगे कि हाँ चलिए मैं आने को तैयार हूं, आप थोड़ा सा हमको ये दे दीजिए, वो नरम हो जाएंगे। हमें एक लॉन्ग टर्म गेम के लिहाज से एक लॉन्ग टर्म व्यू विद चाइना वो डेवलप करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इधर के हिकअप्स वगैरह होते रहेंगे। अब लॉन्ग टर्म व्यू में देखिए, हमने 1990s में भी मिस द बस। क्या हुआ था उस टाइम पर? 1990s में चाइना की जीडीपी हमसे काफी नीचे थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना हमारी तरफ देखा करता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अगर उनको सैटेलाइट पिक्चर चाहिए थी तो वो हमसे लेते थे। वो एपीआई जिनके लिए आज हम चीन के मोहताज बन गए हैं, वो एपीआई की जो प्रोसेस है वो इंडिया से ही चाइना में गई थी। क्यों? हमारी बेवकूफी थी कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स, उनका 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 कहना यह था कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं तो हम खाली फिनिश फॉर्मुलेशन करेंगे, जो लोअर एंड एपीआई है वो हम चाइना में बनते हैं, लो कॉस्ट में बन जाएंगे। हम लोगों ने ये नहीं सोचा उस टाइम पर कि चीन एक बड़ी मार्केट और एक बड़ा सप्लायर होने के नाते उसमें ये लीवरेज है कि वो दोनों एंड से मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। और वही हुआ, जब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली वहां पर आ गई तो उन्होंने कंट्रोल करनी शुरू कर दी। और ये मैंने देखा है एज ए बायर ऑल्सो, वो कंट्रोल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें पहली बात तो ये कि हमारे जो स्ट्रेटेजी है, हमको अपना इकोनॉमिक आउटपुट, उसमें इंडस्ट्री कह लीजिए, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली R&D हमें मजबूत करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 1990s में
जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, एक तरफ हम आगे बढ़ गए मार्केट लिबरलाइजेशन में, लेकिन ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुई, ना हमारी एस&पी स्ट्रांग हुई, ना हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग हुई। अगर हम इन तीनों को छोड़ देंगे, अभी हम मजबूत हुए खाली सर्विस सेक्टर के लिहाज से, अगर हम इन तीनों सेक्टर पर काम नहीं करेंगे तो हम नीचे रह जाएंगे। बहुत जरूरत है कि हम इन तीन सेक्टर पे काम करें। हम में कैपेसिटी है, रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे, यूनिवर्सिटीज को साथ में लेना होगा, इंस्टीट्यूट्स को साथ में लेना होगा, ये करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल से पहले कहा, शायद मल्लिका जी ने कहा कि चीन को हमें कम नहीं समझना चाहिए, और ये दीपक बोरा जी ने भी एग्री किया कि चीन से हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मानता हूं, हम पैनिक नहीं करेंगे, लेकिन चीन को कम समझना कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो गलती हो जाएगी। तो चीन के साथ में हमको जो अपनी स्ट्रेटेजी है, वो दोनों कोऑपरेशन की और बीइंग वॉचफुल, केयरफुल, वो दोनों ही रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसके बाद ध्यान रखना होगा कि इसका हम काउंटर कैसे करें। हम कर रहे हैं, आपस की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर अपने से डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये नहीं सोचना है कि चीन क्योंकि दुश्मन देश है या राइवल है तो हम व्यापार से आगे नहीं बढ़ाएंगे या हम उससे ये काम नहीं करेंगे। अरे भाई, भारत हमेशा से व्यापार का देश रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में हमारी ताकत बड़ी थी व्यापार के जरिए, मैरीटाइम। तो अगर हमारा व्यापार इतना स्ट्रांग रहा है, अभी हम व्यापार में क्यों घबरा रहे हैं? हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, वहां से चीन का हमारा प्रोडक्ट आ जाएंगे। अरे भाई, अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाइए ना, आप कोशिश कीजिए। तो जब तक हम चीन के साथ में व्यापार, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को या जो भी करना है, लेट्स सी एक चीज, चाइना चाहता है कि वो भारत में आके इन्वेस्ट करे। हम कहते हैं कि अगर चीन ने भारत में इन्वेस्ट किया तो भारत के ऊपर जो इंडस्ट्री है उसका कंट्रोल हो जाएगा। चीन ने स्ट्रेटेजी वही अपनाई, अमेरिकन इन्वेस्टर्स आए, वहां पर इन्वेस्ट किया, लेकिन चीन ने ओनरशिप का कंट्रोल नहीं छोड़ा, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं छोड़ा। तो हम क्यों ऐसा घबरा रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे? हमें करना जरूरी है ये। तो संबंध बनाने हैं चीन से भी, और मैं कहूंगा पाकिस्तान से भी। आप अगर पाकिस्तान से दुश्मनी है, वो कर रहा है, उसको आप करिए, चाटा भी मारिए, थप्पड़ मारिए। आप अगर गलत काम करता है, घर में कुत्ते होते हैं, अगर कुत्ता गलत काम करता है, कुत्ते को थप्पड़ पड़ती है, लेकिन जब गार्ड भी करता है वो, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटेजी भूल गए हैं। हम या तो घबरा जाते हैं कि नहीं 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 ये नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, या कहते हैं नहीं कि वो दुश्मन है, उसको छोड़ दो, उससे बात नहीं करनी है। वी हैव टू वर्क लाइक ए गुड डिप्लोमैट, कूटनीति को तैयार रखना है और दोनों ही तरफ से इसको हैंडल करना है। दैट वाज एपिसोड 2। ऑलराइट सर, कर्नल सोनी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो थ्रेट परसेप्शन आपने बताया, मेरे मन में भी वही बातें हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो डर मेरे मन में भी है चाइना के लिए। तो अभी हमारी जो नेवी है, हम लगातार इक्विप कर रहे हैं, हम नई सबमरीन्स को भी हमने कमीशन किया है, हम बहुत सारे फ्रिगेट्स पर भी काम कर रहे हैं, और एक वॉरशिप भी हम इनटू मेकिंग है। सोनी सर, अभी टैक्टिकल लिहाज से, नेवी की ताकत के लिहाज से अभी हमें और कितना बढ़ने और कितना करने की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए? अमित जी, 4 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करके कहा था कि अगले साल फरवरी में रूस यूक्रेन पे हमला करेगा। जेलेंस्की उस फोन कॉल में हंसा था और कुछ महीने बाद रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। अमेरिका ने इजराइल को इतला की थी कि अक्टूबर 2023 में हमास हमला करेगा। इजराइल ने उसे नकारा और हमास ने इजराइल पे हमला किया।